जोहार, नमस्कार। योग, योग या योगा, जो अंग्रेजी वाले हैं उनके लिए योगा, जो लोग हिंदी वाले हैं उनके लिए योग। योग का मतलब होता है जोड़। जोड़ मतलब कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को जोड़ना। इन तीनों को जोड़ने में कहा जाता है कि आदमी का शरीर बोलता है और शरीर की बोली जो समझ पाया वह बीमारियों से कंपैरेटिवली दूसरे से ज़्यादा बेहतर ढंग से बचाव कर सकता है। लेकिन हम शरीर की बोली को कभी समझते नहीं। हमारे शरीर में जो बुखार होता है या स्किन डिजीज होता है या सर्दी खांसी होती है, सब शरीर कहीं ना कहीं कुछ बताता है, हम सुनने की कोशिश नहीं करते। लाइफ हमारा बहुत तेज होता जा रहा है, रफ्तार बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती रफ्तार में जो आधुनिक सुविधाएं हैं, इन आधुनिक सुविधाओं ने हमारे शरीर को और ज़्यादा बीमार और ज़्यादा बीमार और ज़्यादा बीमार बना दिया है। शरीर अगर फंक्शन में नहीं होगा तो बीमारियां बढ़ेंगी। इसी परिस्थिति में योग की भूमिका हो सकती है। पहले योग का मतलब होता था कि योगी जो छोड़ करके चला गया गृहस्थ जीवन, जाकर के हिमालय में तपस्या करने लगा, जंगल में रहने लगा, वही योग कर सकता है। लेकिन इधर हाल के 20 सालों में योग कोई भी कर सकता है और सबको करना चाहिए। इसलिए भी करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, बहुत सारी बीमारियों से दूर रहें, और इसलिए भी करना चाहिए कोरोना जैसी घातक बीमारियों से आपका बचाव हो सके। आपके सामने एक एग्जाम्पल भी है प्रधानमंत्री का, लगातार योग कर रहे हैं, योग के बारे में कह रहे हैं, तो योग यह जरूरी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे बीच बहस में कि योग जो है, योग है क्या और योग क्यों जरूरी है, कैसे ये बीमारियों से बचाव करता है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं परिणीता सिंह, जो योग शिक्षक हैं रांची विश्वविद्यालय में। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सविता प्रसाद, जो योगाचार्य हैं अरविंदो आश्रम में, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलेश प्रसाद, जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं, आप सबका स्वागत है। जोहार, नमस्कार। परिणीता जी, चूँकि आप रांची में पढ़ाती हैं, इसलिए आप ही इसमें आरम्भ करता हूँ। योग है क्या, योग से क्या समझें, और योग को अगर हमको देखना, योग मतलब कि भारी, जैसे योग कहिएगा ना, एक्सरसाइज कहिए तो लोग कर लेगा, कसरत कर लेगा, लेकिन योग शब्द जैसे आता है वैसे भारी लगने लगता है। आसान में बताइए कि योग क्या है। एक्सरसाइज योग है या योग अलग है उससे? नहीं, दोनों में अंतर है जी। एक्सरसाइज अलग चीज़ है और योग अलग चीज़ है। योग में हम लोग अगर योग के किसी भी डिफिनेशन, किसी भी परिभाषा को देखेंगे तो सबसे पहले योग मन पे कंट्रोल करना बतलाता है। क्योंकि जब हम मन पे कंट्रोल करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से शरीर पे कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं या जितने भी जो तनाव है वो मन से ही शुरू होते हैं। तो कोई भी अगर डिफिनेशन को हम देखेंगे शुरू से अभी तक, तो सबसे पहले मन को लाया गया कि मन अगर स्वस्थ रहेगा हमारा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो और जबकि हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, वहाँ पे सिर्फ शरीर को हम लोग थकाते हैं। हाँ ठीक है, ऑक्सीजन मिलता है, शरीर में लचीलापन आता है, फुर्ती होता है, बट योग थोड़ा उससे अलग है। और जो योग करना चाहिए उसका मेन पर्पस है कि आप कैसे अपने शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकें, ताकि अगर कोई किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सके, तनाव में कैसे अपने आप को सही कर सके या कैसे डिसीजन ले सके, इस ढंग से वो एक व्यक्तित्व को तैयार करता है। तो एक हम ये कह सकते हैं कि योग एक व्याप्त रूप है जी। उसका एक्सरसाइज जो है आप करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, कि जब योग करते हैं तो वो सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं रह जाता, शरीर, मन, आत्मा, और जो एक चेतना की बात करते हैं, उच्च चेतना की बात करते हैं, उस स्तर तक चले जाते हैं। तो वो तो काफ़ी ऊपर की चीज़ हुई। बट ऐसे जो हम लोग योग करते हैं आज के डेट में, आसन, प्राणायाम, थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, थोड़ा षट क्रिया कर लेते हैं, तो इन क्रियाओं के द्वारा, इन अभ्यासों के द्वारा हम कम से कम एटलीस्ट मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, जो किसी भी बीमारी से और किसी भी परिस्थिति में हमारे शरीर और मन को तैयार करता है। सविता जी, परिणीता जी ने एक बात कही, और वो है कि मन को कंट्रोल करना। ये मन है क्या? बहुत पहले हम लोग जब कॉलेज में भी नहीं पहुंचे थे तो तरजुग में एक विशेषांक आया था, ये मन के बारे में विशेषांक था मन का, कि मन है क्या। मन तो कहीं मिलता नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ सर्जरी करेंगे तो मन को कहीं मिलेगा नहीं। किसी भी सर्जन से पूछिए, मन नहीं मिलता है। हार्ट मिल जाएगा लेकिन ये मन नहीं मिलता है। तो ये जो सम्मिलन है
कंट्रोल करने का, वो कंट्रोल करने का, तो योग से कैसे होगा? एक तो मैंने जो पढ़ा है, सुना है, 3-4 पॉलिटिशियंस के बारे में जानता हूँ जिन्होंने कहा कि ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन होना था, उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, हम कंट्रोल कर लेंगे, आप हमारा ऑपरेशन करिए। ये होता कैसे है? जैसे कि आपको ये क्या नाम है, एग्जाम्पल है महाभारत का, खास करके वासुदेव के प्रसंग में, कि वो कृष्ण और बलराम का, कि वो ऐसे ही ऑपरेशन हो गया और वो हो गया। तो ये सारा कुछ जब मन है कहाँ और मन को कंट्रोल कैसे करें? तो आप योग से क्या सिखाती हैं, योग से क्या बताती हैं? अरविंदो आश्रम, अरविंद जी क्रांतिकारी हुआ करते थे, और एक क्रांतिकारी सब छोड़ छाड़ के चला गया आश्रम में, आश्रम में जाके योग सिखाने लगा और मन को कंट्रोल करने की बात करने लगा। क्या है ये? मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा, और मन को जब तक कि हम आध्यात्म की ओर नहीं जाएंगे तब तक मेरा मन कंट्रोल नहीं हो सकता है। इसके लिए हम शरीर और मन दोनों को स्थिर करते हैं। इसके लिए हम योगा का पोस्चर जैसे तैयार करते हैं जी। योगा के पोस्चर में हम लोग 1-1 घंटा बैठते हैं, चाहे 15 मिनट 20 मिनट। उससे बॉडी जो है वो स्थिर होता और अपने आप को श्वसन क्रिया के माध्यम से शरीर को स्थिर करते हैं। इस तरह से कहते हम हैं कि शरीर सांस को, गिनती के हैं। हाँ, हमको जो जिंदगी मिली है उसमें हाँ, सांस जो है वो गिना हुआ है। अच्छा। तो हम श्वसन क्रिया में ज्यादा सांस लेंगे तो हमारी आयु घट जाएगी। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं। अब श्वसन अनुलोम से विलोम बॉडी जो है, को जो है ना, हम ऐसे जो सांस ले रहे relaxation के हैं लिए और जैसे- अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ज्यादा हाँ, सांस ले रहे हैं, ज्यादा हाँ, सांस छोड़ रहे हैं, हाँ, तो हमारी जिंदगी तो घट जाएगी। नहीं, आप कह रही है बढ़ाने की बात। डीप लेने से है ना, इंटरनल जो है आपका ये। शरीर शांत होगा, और शांत होगा तो आप नॉर्मली जो है जो श्वसन की क्रिया करते हैं वो आपका स्थिर तरीके से चलेगा, साहब, और हमारे साथ इससे जुड़ गए मन हैं। जो है हाँ। वो स्थिर होगा। आदित्य कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, योग प्रशिक्षक हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ, ये आप जो आयुर्वेद पढ़ते हैं या जो पढ़ाई होती है उसमें भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है क्या, कि मन को नियंत्रण कैसे करें, और मन के नियंत्रण से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है? देखिए, योग और आयुर्वेद करीब करीब एक ही समकालीन थे। 2500 वर्ष योग का भी आता है उदय, और उसी समय आयुर्वेद का भी होता है। तो योग और आयुर्वेद दोनों मिला हुआ, और दोनों में गहरा सामंजस्य है। इसका मतलब है कि जैसे हम लोगों का शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, ये 4 चीज़ें से मिलकर शरीर का पूरा निर्माण हुआ। ऐसी स्थिति में जब आत्मा और मन को कंट्रोल करने के लिए या उनको नियंत्रण में करने के लिए योगा ही जरूरी है। और शरीर, हम लोग शरीर से जो हम लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है उससे शरीर का ही इलाज कर सकते हैं। अब कहा जाता है कि जैसे अभी जो स्वस्थ शरीर कौन है, तो स्वस्थ शरीर के बारे में कहा जाता है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सम दोषा समाग्निश्चा सम धातु मलक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय स्वस्थिति विद्यते। ऐसा कहा गया है कि जिसके शरीर में धातुओं की मात्रा समान हो, दोषों की मात्रा समान हो। दोषों से रिलेटेड है कि हम लोग मानते हैं वात, पित्त, कफ। तो ये अगर तीनों दोषों की मात्रा सामान्य अवस्था में हो, धातुएं समान हो, और मन और आत्मा अगर दोनों प्रसन्न हो, तभी आदमी स्वस्थ हो सकता है। तो आदमी योग से कफ, वित्त, वायु को कैसे कंट्रोल करेगा? हाँ, ये है ना। हाँ, योग से जब मन का संबंध बात से है। हम लोग मानते हैं कि मन बहुत चंचल है, उसका चंचल होने का कारण यही है कि वो बात से संबंधित होता है। तो उस मन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए योगा का ही अभ्यास किया जाता है। आदित्य जी, चलिए आप बताइए कि ये जो है आप जो ट्रेन करते हैं उसमें एक्सरसाइज भी जुड़ा हुआ है, या योग और एक्सरसाइज दोनों भिन्न है, या दोनों मिला जुला रूप है? सर, अब जैसे कि एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। अब जैसे कि योग का प्रचार प्रसार अगर कहिए तो बाबा रामदेव इसके लिए बहुत ज़्यादा उनका नाम लिया जा सकता है। पतंजलि महोदय को पहले छोड़ दीजिए, जो हमारे सामने उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वो जो अनुलोम विलोम सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, या बहुत तरह के वो बताते हैं, तो उससे मन के कंट्रोल करने का, क्योंकि मन सबसे ज़्यादा अनकंट्रोल्ड, जो नहीं दिखता है वो सबसे ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है।
तो इससे कैसे आप करते हैं और क्या बताते हैं? जहाँ तक बाबा रामदेव से शुरू किए, लेकिन एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, उनसे पहले भी बिहार योग विद्यालय जो 1964 में बनी, पूरे विश्व में उनका अपना वो है हुआ। हम आ रहे हैं आपके लेकिन topic पे। पॉपुलैरिटी जो है वो पॉपुलैरिटी हाँ, बाबा लेकिन घर रामदेव। घर में क्रांति हाँ, लाने हाँ, की देन उनकी है, popularity। कहीं कोई दो मत नहीं है। हाँ, रह गई बात आसन और अभ्यास में, एक्सरसाइज में क्या अंतर है, दोनों में केवल श्वास की, जहाँ आप प्रक्रिया का। सजग कॉन्शियस हो जाते हैं ना, एक हो गया डायनेमिकल आप करते जा रहे हो, और एक हो गया आप सजग हो गए कि कहाँ पे इनहेल करना है, कहाँ पे एक्सहेल करना है, और किस जगह पे फोकस कहाँ पे होल्ड करना है, यही अंतर है। सजगता, अवेयरनेस को डेवलप करना एक काम आता है। अब रह गई मन की बात, तो मन जब तक आप आसन पे, प्राणायाम पे साध नहीं लेंगे, आपका यौगिक जीवन नहीं होगा। कब जगे, कब सोएं, कब खाएं, इस सब का प्रभाव मन पे होता है। बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए वाणी वैसा होए वाणी। क्या सर, हम भी मिस कर रहे हैं एक चीज, जैसा पिए पानी, जैसे पिए पानी वैसे होए वाणी। तो वही चीज़ है, आपका आहार विहार, आसन प्राणायाम, सब का असर हमारे मन पे होता है। आचार विचार। वो जब तक अपने दिनचर्या में उसको शामिल नहीं करेंगे, ऋतु के हिसाब से, जो सीजन है उसके हिसाब से हमारा आहार होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारा वस्त्र होना चाहिए, तो ये सारे चीज़ मन को प्रभावित करती है। आपकी बात सही है, लेकिन हम जिस फास्ट लाइफ में जी रहे हैं, हाँ सर। गोभी कब मिलता था? सिर्फ जाड़े में। हाँ आज 12 महीना मिलता है। हाँ। मूली कब मिलता था? सिर्फ जाड़े में। अब आज 12 महीना मिलता है। आप कह रहे हैं कि सीजन में जिन चीजों को खाना है, हाँ। क्या ठंडा है, क्या गर्म है और क्या नहीं खाना है, जैसे कि साग सावन में नहीं मनाही हो नहीं, रहती थी, हाँ। साग नहीं खाना है, नहीं दही खाना। भादों में नहीं खाना जी, है। हाँ। तो ये जो मनाही रहती थी, इस मनाही का कोई वैज्ञानिक कारण होगा ना, जिसे वैज्ञानिक कारण को बताया नहीं गया, हम बता बताया रहे नहीं हैं, गया। हाँ, बता रहे हैं। अब ये कह देते हैं कि मूली को, हाँ। मूली विज्ञान कहता है कि मूली चूंकि नीचे बैठता है, कंद है, इसलिए गर्म होता है। हाँ। आप कहते हैं ठंडा होता है। तो यह जो कंट्राडिक्शन है, वो कंट्राडिक्शन में हमारे जैसा आम आदमी करे क्या? हाँ, तो वही चीज़ है। तो फिर उसमें थोड़ा सा, क्योंकि जब सीजन नहीं और जब मार्केट में आ रहा है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं यूरिया यूज़ कर रहे हो, फास्ट नहीं, वो तो उसका कर ही यूज़ कर रहे हैं, कर उसके कारण है। तो वो असर तो हमारे शरीर पे पड़ता ही है। तो उसका वही चीज़ है कि आप, दूसरे कि हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे पास जो बाजार में है वही चॉइस है ना। हाँ, हाँ। हमको उसी में से चुनना है। जैसे पॉलिटिक्स में 4 लोग खड़े हो गए, कौन ऑप्शन क्या है, नहीं। नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वोट तो उसी में किसी एक को देना है ना। हम अच्छा तय कर सकते हैं कि फला अच्छा जाए, हम यह तय कर सकते हैं क्या? आज जिन लोगों ने तय किया है कि हम जैविक उत्पाद ले आएंगे हाँ बाजार जी। में, तो जैविक उत्पाद इतना महंगा है, जिन लोगों ने यूरिया बनाया वही लोग के पास जैविक उत्पाद पहुंच जा रहा है, हमको यूरिया खिला रहा है अपने जैविक। यह जो है, तो योग से ट्रीटमेंट के तरफ अगर हम बढ़ें, योग से इलाज की तरफ, तो कैसे बढ़ेंगे और उसमें योग क्या भूमिका निभा हाँ, सकता है? उसमें एक क्रियाएं आती है, सत्कर्म क्रियाएं, षटकर्म क्रिया, उसमें है जल नेति, धोती, तो ये काम आता है। तो जो इंटरनल टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालता है। नहीं परिणीता जी, इंटरनल टॉक्सिन जो है शरीर तो अपने भी बाहर करते रहता है, तो अलग से अगर कर रहे हैं तो अलग से क्या है उसमें, कि अलग से क्यों? इसका मतलब ज़्यादा जमा हो गया है, जो शरीर नहीं हाँ। निकाल पा रहा है, उसके रंध्र बंद हो गए हैं, जहाँ से निकलना चाहिए वो देखिए, प्रक्रिया नहीं काम कर रही। जो योग में जो षट क्रिया है वो योग में काफ़ी बाद में आया, जी। और इसका एक पर्पस था कि शरीर शुद्धि, और शरीर शुद्धि षट क्रिया के बाद ही आप, जैसे आपने मन की बात बोली, तो पहले जैसे था कि अष्टांग योग या और भी योग के जो टेक्निक्स थे, जो सीधा बोलते थे, जैसे आप गीता पढ़ोगे या पतंजलि योग सूत्र देखो, उसमें है कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। योग क्या है? मतलब चंचलता को कंट्रोल करना या उसको बैलेंस करना। जी। हाँ? तो यहाँ पे षटकर्म जो हठ योग आया, हठ योग में मेन था, हठ योग मतलब होता है इरा पिंगला, यानी 2 श्वास, जो हम श्वास दाएं बाएं से लेते उसको बैलेंस करना। इसको बैलेंस करने के लिए हम शरीर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, जिसमें अभी आपको आदित्य जी ने बताया धोती नौली, इसके द्वारा जो हम खाते हैं, जो हमारा शरीर विषाक्त तत्व तो अंदर में देता है, उसको बाहर निकालना इन द्वारा। तो जैसे ही शरीर प्यूरिफिकेशन होगा, उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे पड़ेगा। अगर आपका शरीर का सभी ऑर्गन्स प्यूरिफाई हैं, साफ हैं, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपके सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे पड़ेगा, ब्रेन पे, दिमाग पे पड़ेगा। तो जब ये दोनों चीज़ क्लैरिफाई हो जाए, कंट्राडिक्शन है, माफ करिए, एक कंट्राडिक्शन है कि हमारा शरीर बना ही उसी टॉक्सिन से बना, मतलब कि
माँ के दूध से ही हम टॉक्सिन ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए कि जो हमारे आस पास में है, जो सारा कुछ हम टेक कर रहे हैं, वो सारा का सारा जहरीला चीज है। तो हमारे शरीर से निकलेगा कैसे, ये सवाल है। तब बीमारियों को दूर करने का योग में अगर आते हैं, तब बीमारियां कैसे दूर होंगी, ये टॉक्सिन कैसे बाहर निकले। जैसे एक उदाहरण आप सबके लिए है, स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहा था मैं, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि एक नींबू खाने का उनको बहुत लत था, खट्टा खाने का। तो उन्होंने कहा कि हम इसको नींबू नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसा हो गया कि हमको नींबू लेना ही है, किसी रूप में नींबू चाहिए। तब उन्होंने अपने जीव को ऐड दिया कि तुम बहुत बदमाश हो ना, हम तुमको सबक सिखाते हैं। तो ये मन पर कंट्रोल नहीं, उसको सजा देनी हुई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये मन जो है, मन को कैसे कंट्रोल करें योग से, ताकि बीमारियों से दूर भी रहें, और जो बीमारियां आ जाती हैं, जैसा आपने और ये आदित्य जी ने बताया, कि उनका इलाज भी हो। नहीं, तो बेसिकली आप ये पूछना चाहते हैं कि मन, देखिए आपने खुद, आपके सवाल में जवाब है कि मन को कैसे। तो योग जो है, यही तो मैं बोल रही हूँ कि योग जो है वो मन को ही कंट्रोल करता है। अगर हम सीमित दिनचर्या, जो यौगिक लाइफ स्टाइल बोलते हैं, यौगिक जीवन शैली, उसको अगर अपनाएंगे, जैसे सीज़न में अभी अलग गर्म के सीज़न के हिसाब से भी सब्जी फल मिल रहे हैं, और ठंड के हिसाब से आप पढ़े हैं, आप जान रहे हैं कि ठंड में कैसे सब्जी को खाना चाहिए जो हमारे शरीर को गर्माहट देगी। तो आप ऐसे चीज़ को अलग करके खाएं ताकि जो शरीर आपका स्वस्थ रहे। इस चीज़ को आप अलग कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। और ये जो कंट्रोल है जो हमने बताया, यही चीज़ तो हमको सिखाता है योग, कि हम जो मेरे शरीर के लिए अच्छा है हम उसी चीज़ को ग्रहण करेंगे, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है वो उस चीज़ को हम त्याग देंगे, उसको नहीं लेंगे। और यही चीज़ हमारा शरीर और हमारा मन योग करते करते ही इस चीज़ को आप अडॉप्ट कर लोगे कि हाँ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जैसे बात पित्त कफ की इन्होंने बात बोली, जैसे आयुर्वेद में, कि जिसको यही है कि अगर हम ठंड में गर्म के चीज़ों को खाते हैं, गर्म में ठंड को खाते हैं, तो ये जो बात पित्त कफ का जो बैलेंस है बॉडी में, वो गड़बड़ाएगा। या तो पित्त डोमिनेट होगा बॉडी, या कफ डोमिनेट होगा। तो इस तरह के चेंजेस शरीर में आते हैं, और ये नॉर्मल है, होता है सबके साथ। तो जब हम ये योग करते हैं, या आयुर्वेद में जाते हैं, या यौगिक टेक्निक्स को अपनाते हैं, चाहे वो आसन हो, या षटक्रिया हो, या प्राणायाम हो, या मेडिटेशन हो, और भी बहुत सी क्रिया हैं, इनके द्वारा हम इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं। बट सिर्फ हम आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन से तो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमको ये समझ में आता है कि किस चीज़ों के साथ हमको कैसे बिहेव करना है, हमारा शरीर किस में रिएक्ट करेगा, तो हमको उसी अकॉर्डिंगली अपने शरीर को बनाना है। ये हमारी समझ में आ जाती है, मतलब उतना हम कंट्रोल कर लेते हैं, या उतनी हमारी समझदारी जागृत हो जाती है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। बाकी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं जितना हद तक हो। अगर नहीं कर सकते हैं, अगर किसी न किसी फॉर्म में वो टॉक्सिन्स आते ही हैं, तो दीज आर द टेक्निक्स, ये टेक्निक्स हमारे पास, चाहे षटक्रिया हो, चाहे प्राणायाम के भी और भी बहुत से एडवांस टेक्निक्स हैं, जिसके द्वारा हम और भी बॉडी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। सपोज़ कि हम एग्जांपल देता है कि हम सभी जानते हैं कि हमको 60, 70, 80, 90 साल में जाना ही है, ठीक है, ऊपर। बट जाना है तो फिर करना क्यों, ऐसे सवाल पूछते हैं लोग। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारे सारे सेंसेस, हमारा शरीर काम करे, ये पर्पस होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। यही चीज़ को अगर हम बेसिक चीज़ों को लेके चले कि हाँ, जब हम योगाभ्यास करते हैं, यौगिक टेक्निक्स को अपनाते हैं, और बहुत सारे टेक्निक्स हैं, एक ही नहीं है, चाहे किसी भी फॉर्म में लेते हैं। जैसे आप सपोज़ कि अष्टांग योग को छोड़ दीजिए, आप ज्ञान योग की ही बात कीजिए, उसके द्वारा जब आपको एक विशेष ज्ञान की जागृति होती है, किसी चीज़ को पढ़ के या देख के या समझ के, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू करेंगे कि नहीं, ये हमारे दिनचर्या के लिए, हमारे जीवन के लिए सही नहीं है, तो आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपने जीवन शैली में एक सामंजस्य स्थापित करना। ताकि सविता जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं आपके पांडुचेरी गया हुआ था, तो पांडुचेरी में आश्रम में, तो हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं, हमको लगता है हिंदुस्तान का बेस्ट फूड मटेरियल, टेस्ट में भी और क्वालिटी में भी, उससे बढ़िया कहीं और नहीं मिल सकता। हमारा जो अपना अनुभव रहा है हिंदुस्तान घूमने का और खाने का, सब जैविक उत्पाद है, सारा कुछ है, तो वहाँ तो लोग स्वस्थ रहेंगे। महर्षि अरविंदो ने क्रांतिकारी होने के बाद योग की तरफ उनका डाइवर्सन कैसे हुआ, और उन्होंने आया तो नया क्या दिया। जैसे उन्होंने देवघर के बारे में बताया कि देवघर में जो स्थापित है, उन लोगों ने बहुत सारा कुछ नया दिया, बहुत सारे ट्रीटमेंट, मतलब प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी है ना। हाँ, तो आपका तो वहाँ देख कर क्या है, यहाँ अरविंदो आश्रम में आप लोग क्या करते हैं, और महर्षि अरविंद से कुछ एग्जाम्पल लेकर के अगर बताइए तो ज़्यादा आसान रहेगा दर्शकों को समझने के लिए। महर्षि अरविंद जी
बहुत अंदर जाने की उतनी नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, बाकी सवालों का आप जवाब दे लीजिए। कुछ हम उस पर फोकस करें। बिल्कुल। महर्षि अरविंद जब मतलब 4 साल की उम्र में ही इंग्लैंड चले गए थे दोनों भाई। जब लौट के आए 18 साल की उम्र में, तो यहाँ का धर्म और इससे कोई उनका ये नहीं था। तो फिर धीरे धीरे एक मतलब यहाँ का ग्रंथ वगैरह पढ़ना शुरू किए तो योग में उनकी रुचि जगी। तो बोलते हैं कि वो जब जेल में थे तो भगवान कृष्ण का उनको दर्शन हुआ था। और उन्होंने योग में क्या दिया, तो उन्होंने योग में जो हमने पढ़ा है देखा है, उनका था कि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हर 6 महीने पे एक गाड़ी का न्यू वर्जन आती है, तो उनका ये था कि मनुष्य का अभी जो हम लोग मॉडल है ये लास्ट मॉडल नहीं है, भगवान का कुछ ऐसा सुपर मॉडल आएगा जिसमें ये जो सर बता रहे थे वात पित्त कफ, हम लोग इतने सारी चीज़ों से परेशान हैं, वो चीज़ नहीं होगी। मतलब हम लोग सुपरमैन में बांटा गया है। हाँ, वो 4 भाग में जो बांटा गया है, उस भाग में भी यह है कि उस जमाने में जी कम बीमारियां होती थी। हाँ। जब इस तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुए थे, लेकिन यह होना स्वाभाविक है, वो तो होना ही शरीर है। तो वैसे में महर्षि अरविंद का एक एग्जाम्पल हम भी बताएं। वो पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आया एक बड़े यूनिवर्सिटी से फॉरेन के कि आप चलिए हमारे यहाँ, हम आपको इसके 5 गुना देंगे। बोले कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और दूसरा आया कि क्रांतिकारियों को पढ़ाने के लिए आश्रम खोलना है, वहाँ 150 रुपया मिलेगा, उनको मिल रहा था यहाँ पर 2500 रुपया कलकत्ता में। वो बोले कि हम जा रहे हैं। प्रिंसिपल को कहा कि जितना पैसा को उतना बढ़ा देते हैं, क्यों जा रहे हो? तो हम आज उस दुनिया में और आज की दुनिया में अंतर है कि हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, कि हम जा रहे हैं देश को बदलने की तैयारी में, देश बनाना है। यहाँ आदमी को ठीक करना है, आदमी रुकेगा तब ना, रुकने के लिए तैयार नहीं तो आप ठीक कैसे करेंगे? हाँ, नहीं तो उनका मन कैसे कंट्रोल करेंगे? उनका एक और ज्यादा एक प्रॉब्लम था, ये सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि हम सब खुद को चेंज करें। जी, महर्षि अरविंद का एक बहुत अच्छा है कि हम खुद को चेंज करें, हम समाज को चेंज करें नहीं चल, पहले अपने में परिवर्तन लाएं। गुरु नानक ने कहा ना भाई कि हम आपके यहाँ नहीं खाएंगे इसलिए कि देखिए ये रोटी में क्या निकल रहा है, और उसके यहाँ खाएंगे इसलिए कि रोटी में दूध निकल रहा है। तो यह जो है, जो आपने कहा कि जो अन्न होगा, ये तो महाभारत में भी है। हाँ। महाभारत में अंतिम समय जब सरसैया पर सोए हुए हैं भीष्म पितामह, उस समय द्रौपदी जब पूछने गई है कि भाई क्या कारण था कि आपने हमारे वो को रोका नहीं, उन्होंने कहा कि जिसका मैं अन्न खाता था उस अन्न का प्रभाव था। बस तो ये है डॉक्टर साहब, इसको अगर हम ये करें, जोड़ने की कोशिश करें तो कफ पित्त वायु योग से कैसे कंट्रोल होता है? एक तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये विधि है षटकर्म की, जिससे कि हम टॉक्सिन को कम कर देते हैं, संघ प्रक्षालन और आता है। योग से कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले है कि आहार पर अपना नियंत्रण। बिल्कुल आहार जैसा होगा, जैसे योग में कहा गया है कि बिल्कुल सात्विक आहार होना चाहिए, और ऐसा आहार जो सुपाच्य हो, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, आसानी से पच जाया करे, और उससे माने अच्छा भोजन हो जिससे हमारा मन तृप्त हो, मन प्रसन्न हो, इससे आत्मा प्रसन्न हो। तो इस तरह से अगर योग से हम लोग मेनली है कि आहार को अगर ठीक रखेंगे तो योग करने में सुविधा होगी, और योग से नियंत्रण करने में बहुत सी बीमारियां या व्याधियों में मदद मिलती है। चलिए अभी हम एक जगह खड़े हैं, वो खड़े हैं जगह की हम लोग विंटर सीजन में हैं। विंटर सीजन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये कम से कम आप बता दीजिए कि ये करें ये ना करें, देखिए ताकि बीमारियों से दूर हैं, और अगर हो जाता तो ये वाला करें। हाँ, जाड़ा के दिनों में देखिए ठंडा से रुक्ष हो जाता है त्वचा, तो बहुत से हम लोग तैलीय चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलता है कि तिल खाइए या घी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो अब पाचन क्रिया मंद हो जाती है। जाड़ा के दिनों में पाचन क्रिया मंद हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हल्का खाना खाइए, सुपाच्य खाइए। तो चूँकि रेस्ट जाड़ा के दिनों में रात लंबी होती है, तो लोग रेस्ट ज़्यादा लेते हैं, इसलिए भोजन को पचने का समय ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए जाड़े के दिनों में हम लोग जो भी खाते हैं, जो ताज़ी हरी सब्जियां हैं या जो मौसमी सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और ठंडे से बचने के लिए तैलीय चीज़ों का प्रयोग, इसीलिए आजकल का विधान है कि तिल का प्रयोग करते हैं लोग। हम लोग के यहाँ तिलकुट वगैरह का भी बहुत सा प्रचलन है, या तिल डाइट में इसीलिए बढ़ाया जाता है कि वो हमारे शरीर को रक्षा करता है, और त्वचा जो रुक्ष होती है उससे बचा होता है। इससे त्वचा में चमक होगी,
हैं और स्निग्धता बनी रहती है। आदित्य सर्कुलेशन जी, हम आपकी तरफ आ रहे हैं। ये जब योग सिखाते हैं तो डाइट पर भी आप बात करते हैं क्या, कि डाइट किस तरह? बहुत ज़रूरी है सर। जी। डाइट पे फोकस, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि डाइट सबसे अहम चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और देखें हम, जैसे अपने- बॉडी बिल्डर हैं, वो कहते हैं प्रोटीन लीजिए, भरपूर प्रोटीन लीजिए, तो प्रोटीनेक्स आ गया है, अपना जितना खाना है खाते रहिए नहीं, प्रोटीन। अति सर्वज वर्जते, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और देखा गया है सर कि खुद हम अपने पे बता रहे हैं सर कि हम लोग शुरू से काफ़ी नॉन वेज पर डे, कोई मंगल और बृहस्पति जो होता है ना कि नहीं डेली खाना होता था, लेकिन एक रेगुलर प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे वो चीज़, जितने भी गलत चीज़ जैसे खाना चीज़ है, ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हुआ, नॉन वेज वगैरह हुआ, जो सात्विक आहार नहीं है, तो धीरे धीरे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में है ना, तो धीरे धीरे मन खुद उधर से हटना शुरू हो जाता है। अब चाह की भी इच्छा नहीं होगी कि वो सब चीज़ हम खाएं। ये योग की सबसे बड़ी बात है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो विद इन 2-3 महीनों में ये अनुभव होने लगता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे शरीर के लिए ठीक है, क्या है ठीक नहीं है, तो आदमी बैलेंस करना शुरू कर देता है। वैसे हम लोग शुरू में स्टार्टिंग में सबसे पहले वही बताते हैं कि कितने बजे खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, लेट नाइट नहीं खाएं, खाने के बाद क्या करें, कौन सा पोस्चर में बैठें। कुछ कुछ अभ्यास है कि खाने के बाद बैठना चाहिए, उससे भोजन डाइजेस्ट होती है, तो वो चीज़ हम लोग बताते हैं। लेट नाइट नहीं हो। आजकल का जो दैनिक दिनचर्या में देखें तो हम लोग का उल्टा हो गया है सर। 10, 11, 12 बजे तक लोग डिनर करते हैं, डिनर करके तुरंत बेड पे चले जाते हैं। ये सब गलत पद्धति है, मतलब उससे बचने का है। मतलब सर ऐसा आहार हो जिससे रोग हो ही ना। हाँ, रोग से बचने के लिए ही आहार पर नियंत्रण है। और बिहार कैसा हो, बिहार का मतलब हमारा रहन सहन कैसा हो, कब सोना है, कब खाना है, कब उठना है, तो ये सब तरीका जब नहीं, कुछ अपनाया चीजें हमारे नियंत्रण में हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जैसे कोरोना हमारे नियंत्रण के बाहर था, लेकिन इस कोरोना ने बहुत सारी चीजों को पॉजिटिव रूप में भी दिया। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम बहुत कम हो सही। गया। हाँ। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सरकारों के कंट्रोल में है, सरकारें भी कंट्रोल नहीं कर सकती, इसी की इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होना है। नदियों ये वगैरह, बहुत environment जी। वगैरह जो तो है इन पूरा तमाम परिस्थितियों में जो संतुलन बनाना है, ये संतुलन, हम इलाज की भी बात करें तो ये संतुलन कैसे बनेगा? आप तो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, जैसे कोरोना पीरियड खत्म होगा फिर देखिए फिर वही रफ्तार है। हाँ, सांस नहीं ले सकते हैं, रोज आपको Pollution। बताएगा दिल्ली की तरह कि ये पोल्यूशन है, रांची में भी, और ये पटना सबसे खराब शहर है, तो बनारस सबसे खराब शहर है प्रदूषण के मामले में। वैसी स्थिति में बाजार तो उनको दे दिया कि भाई हम प्योर ऑक्सीजन देंगे, आपको एक मशीन लगा लीजिए हमारा एसी की तरह से। बाजार हो लेकिन गया। सब वो तो बाजार है ना। लेकिन हम जो लोग हमारे देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो इस पर कंसंट्रेट करें कि हम खान पान में अगर सुधार करते हैं तो हमको बीमारियों से कैसे बचाव हो सकता है। सर एक एग्जांपल हम देंगे, ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए ये चीज़ है कि आज वर्ल्ड में जापान ऐसा देश है जो शायद अपना मायने रखता है कि वर्ल्ड में सब चीज़ बिल्कुल में बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस रखता इलेक्ट्रॉनिक है। में तो उसका जवाब ही नहीं रहा। उनका इसमें भी जाएंगे, डाइट प्लान में देखेंगे ना सर, तो बहुत परफेक्ट है उन लोग का। जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद वो लोग हॉट कुछ ना कुछ लिक्विड चीज़ लेते हैं, लेट नाइट के बाद खाएंगे ही नहीं। तो अभी भी सबसे ज़्यादा दिन अगर जिंदा रहते हैं जापानीज हैं, ब्यूटी में देखें, सब चीज़ में, तो वो कारण है क्योंकि ज़्यादा अभी भी जिंदा बैलेंस रखे, अभी रखें तो छपा सर। कि 121 साल जी करके आई, हाँ, लेकिन वो 100 हम स्वस्थ रह करके जिए ना, वही बता कम रहे में हैं। जिए लेकिन स्वस्थ रह करके मैं ज़्यादा ये जी। परसेंटेज लेवल में भी देखेंगे तो जापानीज लोग बहुत ज़्यादा 80-90% लोग हैं जो 80-90 के आसपास जाते हैं और स्वस्थ लाइफ जीते हैं। वही उनका डाइट प्लान वैसा है। और इंडस्ट्री भी ऐसा नहीं कि वहाँ इंडस्ट्री कम है, एक से एक इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो बैलेंस रखना पड़ेगा। दोनों को हम लोग को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, दोनों ज़रूरी है अपने जीवन में। आप अपने थोड़ा शिक्षण अनुभव के बारे में बताइए कि आपके जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इस चीज़ों का कितना अनुकरण करते हैं, कितना लगता है कि उनको हमको एक योग विद्यार्थी के रूप में या आने वाले दिनों में हम शिक्षक बनेंगे, आने वाले दिनों में प्रशिक्षक बनेंगे, तो हमको यह खुद करना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि जिम में जो बुलाहट होती है, आज सबसे ज़्यादा मारामारी पूरी दुनिया में जिम में है। क्या दिखाने का? स्मार्ट दिखने का नहीं, बॉडी जो है एकदम वैसा दिखे कि आज दूसरा सामने वाला डर जाए। यहाँ फुला हुआ है, वहाँ फुला हुआ है, यहाँ ये निकला हुआ है, वहाँ निकला हुआ है, उसके लिए बाजार बेच रहा है तरह तरह की चीज़ें। हम ये कह रहे हैं कि आप स्वस्थ रहिए जो भी खा करके। वो मैंने यूनिवर्सिटी के एजुकेशन में आप अपना बताइए कि आप क्या सीखती हैं, आप क्या सीख करके हैं? नहीं, एक्चुअली जो बच्चे आते हैं सीखने के लिए तो अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग उनका एक्सपीरियंस रहता है। जब योग से जुड़ते हैं, योगाभ्यास करते हैं, और जब वो
क्योंकि आज के डेट में तो आसन उसन प्राणायाम तो लोग कपालभाति, नाड़ी शोधन या आसन थोड़ा बहुत तो लोग सभी को ही जानते हैं, कॉमन हो गए। हाँ, लेकिन जब वो स्टडी करते नहीं, हैं जानते हैं हाँ। लेकिन Proper वो तरीके कैसे से नहीं प्रॉपर जानते। करना चाहिए हाँ, वो नहीं जानते। हाँ। अब मैं जब उदाहरण वो- बताऊं, बाबा रामदेव जो आए थे तो एक मिनिस्टर साहब हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि जानते हैं 4 दिन में 5 किलो हम घटा लिए। हम बोले कि इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता है। ये चीज ये बोले अच्छा भैया हम आपको ये बता सब रहे हैं तो 4 दिन में हम हो 5 किलो घटा लिए। सकता ये संभव है। हार्मफुल हम भी बोले तो है। आप नापे थे पहले दिन जब हाँ, गए ये थे तो हार्मफुल भी है, ये- ऐसी ये- कोई ये- अच्छी चीज नहीं है। एक- तो ये लोग थोड़ा बहुत सीख के आते हैं। जब ये लोग स्टडी करना शुरू करते हैं, जब ग्रंथ को पढ़ते हैं, जब सही में योग को जानते हैं कि हाँ, तब इनको समझ में आता है कि ये शरीर क्या है, ये सूक्ष्म शरीर क्या है, ये चेतना क्या, मतलब सब चीज़ों को जब बारीकी से पढ़ते हैं तब उनको समझ में आता है। फिर वो इसमें धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं और अच्छा, मतलब अच्छा उनका रिजल्ट दिखता है, वो काफ़ी अच्छा दिखता है कि स्टार्टिंग में 6 महीने तो यही सुनने को मिलता है कि मैम समझ में नहीं आ रहा है क्या प्राण है, क्या उपप्राण है, क्या ब्रह्मांड है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन एक सेमेस्टर होने के बाद जब वो लोग पढ़ते हैं तब इन लोगों को समझ में आता है। फिर यही नेक्स्ट जब देखते हैं, इनको बातचीत करते हैं, दूसरे को सलाह देते हैं, हाँ भाई नाड़ी शोधन ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, उसके ये बेनिफिट्स हैं, प्राणायाम मतलब सांस लेना छोड़ना प्राणायाम नहीं है, मतलब फिर उनको समझ में आ जाती है कि एक्चुअल में योग है क्या चीज़ और कैसे करना चाहिए और कैसे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को अवेयरनेस को डेवलप करके अवॉइड किया जा सकता है किसी किसी चीज़ों को। तो इस तरह से वो लोग सीखते हैं। और जब जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट निकलते 2 साल में तो काफ़ी रिफाइन होकर वो लोग निकलते हैं, उनको अच्छा ज्ञान नॉलेज रहता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं आने वाले 5-10 साल में वो लोग मतलब अच्छे ज्ञानी ही कहलाएंगे, क्योंकि आज के डेट में लोग नेट भी क्वालिफाई कर रहे हैं और नॉलेज तो है या अभ्यास भी अच्छा करते हैं। चमता ये जी, सब आपके चीज़ें आश्रम में हैं। किस तरह के लोग आते हैं योग के बारे में जानने सीखने के लिए? वो लोग जो जिंदगी से रिटायर हो गए, कोई काम नहीं है चलो यही कर लेते हैं, उस टाइप का, या बच्चे भी आते हैं, जी। बड़े भी आते हैं, जैसे बुजुर्ग भी आते हैं, तो हर तरह के हैं मैंने उसमें। आपसे क्या जानना चाहते हैं? वो आपके सामने क्या नहीं, समस्या रखते जैसे हैं? वो आए ना तो रेगुलर मतलब कि हमें योग करना है, तो शुरू से अपना जो भी होता है योग का वो इनिशियल जो होता है योग वो सीखते हैं, उसके बाद उनको बेनिफिट होता है, तब वो आगे की ओर बढ़ते हैं कि हम इस तरह से करते चले जाएंगे। और जैसे कुछ डिजीज से रिलेटेड वगैरह भी आते हैं तो कुछ पॉइंट वगैरह होता है, ये कर दीजिए वो दवा दीजिए, तो मतलब कि मेरा थोड़ा सा एक्यूप्रेशर। ठीक होता है, एक्यूप्रेशर टाइप का पॉइंट जो भी है, दवा देने से उन्हें रिलीफ मिलता है, इसलिए वो आ जाते हैं। नहीं तो वो योग में शामिल नहीं ना, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर योग में शामिल नहीं, पता नहीं पॉइंट आपको के बताया, हिसाब से हमको नहीं, हमको नहीं जैसे पता। योग हमने किया, हाँ, हाँ। उसके बाद वो प्रेशर पड़ता है, ये चीज में ये चीज हो गया है, इससे रिलेटेड हमने वो योग नहीं, एक बात कराया। हम उसको थोड़ा सा, आप लोग ज्ञानी लोग हैं, हम क्या उसमें बताएंगे, लेकिन हमको एक चीज समझ में आती है कि अनुलोम विलोम जब करते हैं तो जब हम एक नाक बंद करके ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं तो ऑक्सीजन जा करके वहाँ पर ब्लड के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन है उसको निकाल करके बाहर करता है। तो वो एक प्रक्रिया कितनी देर करते हैं? 15 से 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 15-20 मिनट में कोई नहीं करता है। तो वो पूरे 24 घंटे के लिए पूरा हो जाता है क्या? और 24 घंटे में उससे काम चल जाएगा क्या? नहीं नहीं, ये एक्चुअली चीज क्या नहीं है, होगा। ये जो आप अनुलोम विलोम बताए हाँ। वो आप सांस लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो जिस वक्त आप करते हैं तो हमेशा बोला जाता है कि आप ध्यान को श्वास पे दीजिए। बेसिकली आप ध्यान तो श्वास पे देते हैं, लेकिन इस श्वास के द्वारा आप ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। ये जो दोनों स्वर यही है, हम जानना श्वास चाहते हैं, इसलिए लेना कि वही, हाँ। हाँ, ऐसे नहीं, कर नहीं, देना नहीं ना है। हाँ, ब्रेन- जी, जी। तो ये जैसे कि अगर हम लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, ये दोनों नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड, और इंगला- यहाँ जो नर्व्स हैं नॉस्ट्रिल में वो बहुत से नर्व्स हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड। तो जब भी आप आप एग्जांपल देके बताइए ना, आप कैमरा तो है ही, आप एग्जांपल देके एक अनुलोम विलोम करके बताइए। हाँ ये- ये हमने लिया और हमने छोड़ा।
फिर इधर से लिया, लेकिन फिर आपके इधर से इन्हें भी- छोड़ने में जो प्रचार है उसमें है कि जितना जोर से सांस नहीं। आपकी आवाज आए, हाँ, जितने वो- जोर से नहीं, अब नहीं। दिक्कत ये है कि करे क्या। नहीं नहीं आम आदमी एकदम क्या है? श्वास smooth, काउंटेबल भी deep आता है और सर। एकदम हाँ। स्लो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप श्वास हमारे ब्रेन से कनेक्टेड, अगर आप ब्रेन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग सिस्टम प्रोसेस, कि आपको अपने श्वास पे नियंत्रण होना चाहिए। आप देखेंगे जब गुस्सा आता है तो अपनी श्वास की प्रक्रिया देखिए, जब आप रिलैक्स रहते हैं तब श्वास की प्रक्रिया देखिए। तो बेसिकली जो नाड़ी शोध अनुलोम विलोम करते हैं वो बोलते हैं कि ऑक्सीजन शरीर को मिलता है, ये इनिशियल स्टेज में। लेकिन जब हम रियल प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का ही मतलब ही होता है रिटेंशन, रोक देना श्वास का। मतलब जैसे ही श्वास का आना जाना रुक जाएगा, हमारे ब्रेन का जो चंचलता है वो स्टॉप थोड़ी देर के लिए हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देते हैं, थोड़ा बात आगे बढ़ाने के लिए, वो कि च्वयं ऋषि का जो उदाहरण है या गौतम बुद्ध का जो उदाहरण है। च्वयं ऋषि में भी दीमक लग गया था, गौतम बुद्ध में भी दीमक लग गया था। दीमक लगने के बाद तो वो क्या है जो जा कर के उस समय अपने पूरे शरीर को कंट्रोल कर लेना, कोई एक्टिविटी नहीं होगी जो योग असल में है, जहाँ योग हमको दिखता है वो क्या है, जहाँ पर योगी यहाँ जा कर के पहुँच जाता है, फिर आत्मा से परमात्मा और वो शरीर और ये मन का मिलन होता है। क्या है वो समझना चाहते हैं आपसे आदित्य जी। दो चीज़ जैसे मैम बताएंगी, और शुरू में एक चीज़ भी आपको एक क्वेश्चन था कि श्वास हम लोग लेते छोड़ते तो उम्र घट जाती है, उससे हम रिलेटेड करते हैं। तो जनरल जो हम लोग अभी भी 80 to 90% लोग की स्थिति है, कभी अब मैं नहीं जानता हूँ घटती है नहीं घटती है, मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब बताया आप कि इसे सांस क्वेश्चन गिनती के हैं। उसी क्वेश्चन को हम मैं आगे तो बढ़ा लोग रहे जो हैं जानते हैं सर। उसी को हम बता रहे हैं। हाँ, तो जैसे डॉक्टर साहब भी बताएं, जैसे 1 मिनट में हम लोग जनरल 72 से 75 लेने छोड़ने की एक बोलते हैं ना, हार्ट का एक प्रोसेस है। तो बोलते हैं कि अवेयरनेस में वही होता है कि आप कॉन्शियस हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नाक बंद करके कुछ भी आप काम कर रहे हो, अलर्ट रहें कि एक एक श्वास मेरी गिनती की है, तो हम मैक्सिमम इनहेल करें, मैक्सिमम एक्सहेल करें। तो ये जैसे होगा ना, तो आपकी सारी सिस्टम प्रॉपर वे में काम करेगी और माइंड एक्टिव रहेगा, तो रिलैक्स रहेंगे। फिर जो गुस्सा होने की श्वास से ही गुस्सा में लोग समझ- बोलता है कई बार कि आप सांस जोर जोर से लीजिए, मुंह को बंद रखिए, आंख को बंद रख लीजिए, जितना जोर जोर से सांस लीजिएगा आप छोड़िएगा तो गुस्सा आपका कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, छोड़ने जोर में से नहीं, ज़्यादा- डीप छोड़ने पे ब्रीथिंग ध्यान की बात देते हैं। है, छोड़ने का। एक्सलेशन ज्यादा लोग बोलते हैं कि मुंह एक्सलेशन खोल के श्वास बाहर फेंकने को तो बोलते हैं। लेने तो रिलैक्स ऑटोनॉमिक होंगे। नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जो ज्यादा एक्टिवेट होगा तो वो आपको रिलैक्स करेगा। रिलैक्स इसलिए एक्सलेशन पे लोग ज्यादा जोर देते हैं, इनहेलेशन पे नहीं। हाँ, इसलिए तो बोलते हैं यही सांस को ध्यान का छोड़ो, पहला deep स्टेप वही है exhalation। सर कि अपने ब्रीथ पे, अपने श्वास पे कमांड होना, हर एक श्वास आपकी देख रेख में हो। इसी से फिर आप जो बोले ना कि फिर समाधि, जो अष्टांग योग की लास्ट स्थिति है समाधि, वही स्थिति है कि श्वास की एक क्रिया वो हो जाती है कि आप जितनी देर तक चाहे रोक सकते हैं, अंदर भी, आंतरिक भी, बाहर भी, कुंभक भी कर सकते हैं। वो स्थिति डेवलप होने पे आप समाधि की स्थिति में जाते हो। तो फिर आप पानी में रहो, कहीं हो, शरीर छोड़ के भी आप बाहर जा सकते हैं, फिर आप शरीर नहीं है। फिर Actually, आपको ये ठंड गर्म से कोई मतलब नहीं होती है। अष्ट सिद्धि जो मेंशन किया हाँ। गया है हमारे ग्रंथों में कि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो बट उनकी जिनकी आप महात्मा बुद्ध की बात करें, वो एक स्टेज है समाधि का, एक स्टिलनेस शरीर का एक स्टेज है कि जहाँ पे आदमी बिल्कुल अपने आप को, आप ये कह सकते हैं कि एक जो चेतना का विस्तार जो हम पढ़ते हैं कि निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर जाना, एक वो एक हो सकता है, या ईश्वर के साथ साक्षात्कार होना, एक वो कह सकते हैं। चूँकि बुद्ध की फिलॉसफी थोड़ा डिफरेंट रही है, तो उन्होंने कहा कि सब चीज़ हमारे अंदर है, तो अपने आप को जानना। नहीं, बुद्ध और वो ये च्वयं ऋषि को हम जोड़ इसलिए रहे हैं कि कोरोना काल से निकलने में प्रधानमंत्री का कहना है कि योग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और उसके अलावा आयुष मंत्रालय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये भूमिका जो निभाई, इससे हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, उनको भी जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए, कैसे जुड़ना चाहिए, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिफाई करना चाह रहे हैं ताकि वो चीज़ों को समझ सकें। तो सिंपल सा है, जैसे कोरोना है आज के डेट में, से लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, तो जो योग कर रहे हैं, एक ऑब्वियसली अगर सिंपल, अगर मतलब लोग सबसे कम इसमें देखेंगे जो आसन प्राणायाम सिर्फ हम करते हैं, एटलीस्ट उससे इम्यूनिटी तो डेवलप होती है, बढ़ती है, मानसिक स्थिरता होगी। जो डर है उससे थोड़ा सा हम, आधी बीमारी तो हमारे डर के कारण ही एग्रीवेट करता है, तो वो एक जब मानसिक स्थिरता होगी या तो हम बहुत चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं।
उसके बाद इम्यूनिटी बढ़ेगा तो हो सकता है कि हम ज़्यादा इन्फेक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली ना हो पाए, मतलब नहीं हो पाए। तो इन सब चीज़ों से आप बचाव कर सकते हैं। जो एक अवेयरनेस है कि मास्क लगाइए, हमको हमेशा हाथ को सैनिटाइज कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं मैं भूल जाता हूँ, तो ये अवेयरनेस भी डेवलप योग करेंगे तो आप में बिल्कुल ये सजगता आएगी कि आप अवेयर रहिए भाई कितना देर किससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने समय तक कर रहे हैं, फिर आप योगाभ्यास बच्चों कर रहे में भी हैं। बहुत सारा कुछ होता है कि पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। एक तो कारण ये बताया गया कि माल न्यूट्रिशन है, वो इसके कारण दिमाग विकसित नहीं हुआ, वो एक बड़ा हाँ, कारण है। हाँ। लेकिन माल न्यूट्रिशन के अलावा भी कारण है कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, सचमुच में अच्छा बच्चा, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। वही एट प्रेजेंट दोनों एक साथ तालमेल नहीं होना। शारीरिक रूप से बच्चे रहते हैं क्लास में हैं या घर पे हैं, लेकिन माइंड कहीं और होता है। तो दोनों का समन्वय जब तक नहीं होगा, इसीलिए बोलते हैं कि स्टडी करने से पहले 2 मिनट आंख बंद करो और प्रॉपर डीप ब्रीदिंग करो। माइंड को कंसंट्रेट, जब तक दोनों का तालमेल नहीं होगा कभी भी लर्न नहीं कर पाएंगे, वो भूलेंगे। तो वो जब होगा तो फिर अवेयरनेस आएगी तो भूलेंगे नहीं, होल लाइफ तक उस चीज़ को याद रखेंगे। यही चीज़ मेन पॉइंट वहीं पे है सर। नहीं, हम लोग 5-10 बीमारियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें जो आसानी से ये करके हम बच सकते हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने बताया कि सीजनल अगर आप जो प्रोडक्ट है उसको आप खाने पीने पर ध्यान देते हैं। हाँ। आप जो खा रहे हैं उसके बारे में आपका कंसंट्रेशन है कि हमको क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। एक तो ये हो गया। मान लीजिए कि सर्दी हो गई, मान लीजिए कि हमको बहुत गुस्सा आ गया, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह कुछ एग्जांपल्स दे करके, कोरोना ही है, कोरोना का भय ही सबसे ज्यादा है। बीमारी तो है ही, हाँ। इस बीमारी से वो आदमी मरता है, लेकिन कोरोना का भय भी है। तो इन सब चीज़ों से आदमी कैसे वंचित हो। जो एक एग्जाम्पल हमने शुरुआत में दी कि कई राजनेताओं को मैं जानता हूँ जिन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन कर सकते हैं, हमको एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। मेरा बड़ा 5 घंटे 6 घंटे ऑपरेशन चला है। हाँ, तो जो मेरी कमी है उसी को मजबूती करें। कोरोना काल में हो क्या रहा है, उसका प्रभाव क्या है कि हमारे फेफड़े को, प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर रहा है। तो उसको हम कितना स्ट्रॉन्ग करें, कैसे करें, तो कैसे करें, तो वही चीज़ है। कैसे करें, तो अपने प्राणायाम पे ज़्यादा फोकस करें। अपनी दैनिक जो दिनचर्या है कि सुबह उठें, 4-5 किलोमीटर वॉकिंग करें, समय पे खाना खाएं। क्या खाना खाएं, तो जिसमें ज़्यादा विटामिन हो, प्रोटीन हो, ये सब चीज़ अपनी दैनिक दिनचर्या में लाना पड़ेगा। तो प्रॉपर खाना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज पूरा करना पड़ेगा, जिससे हमारे लंग्स मजबूत रहें, तो हम बचें। श्वास प्रश्वास की क्रिया अगर ज़्यादा होगा तो लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी, तो मैक्सिमम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होगा। टहलने से क्या उसमें फर्क कुछ पड़ता है, आसन्स भी आ जाते टहलने से हैं। क्या होता है। मॉर्निंग वॉक से हाँ, मॉर्निंग वॉक से क्या होता है, क्यों टहलते हैं लोग। मॉर्निंग वॉक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है सर। मॉर्निंग वॉक करने से क्या होता है कि पूरा सिस्टम, जितने ज्वाइंट है हमारे, वो प्रॉपर मूव करते हैं। और हर ज्वाइंट वहाँ पे जहाँ पे सर्कुलेशन रुकेगा वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। तो वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। सबसे बेस्ट बोलते हैं कि वॉकिंग करके फिर आप प्राणायाम करो। तो जितने भी अब ज्वाइंट दोनों को ऐड करिए, वॉकिंग हाँ। और प्राणायाम दोनों को ऐड करिए। हाँ हाँ, जी। तो उसमें वही कि चलने से क्या होगा, शरीर के सारे ज्वाइंट प्रॉपर वे में मूवमेंट शुरू हो जाता है। ज्वाइंट फ्री होते तो क्या होता है, हमारे रक्त में ही सारी एनर्जी कहाँ होती है, ब्लड में ही होती है। तो कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा, तो ब्लॉकेज नहीं होगा तो सप्लाई सारी जगह होगी। हार्ट वो रेट काम भी आएगा। इसको एक्टिवेट थोड़ा हो सा जाता है और इसमें। साधारण हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बढ़िया से बढ़िया अन्न हाँ। अगर हम रख देते हैं तो 1 साल के बाद जाके वो खराब हो जाता है अगर उसको यूज में नहीं लाते। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। यूज में लाते हैं तो धान से धान होगा, गेहूं से गेहूं होगा, यूज में भी हाँ जी, आया हाँ और जी। वो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन हम अगर छोड़ देंगे तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ। इवन मशीनरी भी, सब मशीनरी भी अगर हम छोड़ देते हैं, कोई गाड़ी छोड़ देते हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। नहीं होगी। तो अगर शरीर को भी, शायद आप यही कहना चाहते हाँ, हैं, शरीर को वही भी वैसे बता ही रहे हैं एक्टिव। सर जी, कि मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, सर्कुलेशन होगा, ब्लड चलेगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो ब्रीदिंग इनहेल भी आप ज़्यादा करेंगे। तो मैक्सिमम सुबह का बोलते हैं कि सुबह का हमारा वातावरण शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होती है। तो जितना मैक्सिमम आप इनहेल शुद्ध वायु का लेंगे, तो उसी रेशियो में तो अंदर में जो भी टॉक्सिन्स वो निकलेगी, और शरीर के जितने सेल है, टिश्यू एक्टिवेट होंगे, रिलैक्स होंगे, और ऑर्गन्स प्रॉपर वे में काम करेंगे। पर्पस वही इससे है। बॉडी का सर्कुलेशन सही बना रहेगा। बेसिकली जो हाँ, जॉइंट्स हैं circulation वहाँ सही मूवमेंट रहेगा होगा तो तो सारा स्टैग्नेंट ब्लड जो है उसमें सर्कुलेशन Toxins निकलता चला ऑक्सीजन जो जाएगा। है ब्लड के थ्रू ही जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में। तो जैसे ही वॉक जो बोल रहे हैं, वो वॉक करने के बाद तो जॉइंट जैसे फ्री होगा तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, तो जो जगह पे जमाव है, ब्लॉकेज, हाँ। ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज उस जगह वो- पे ऑक्सीजन जाएगा तो वो ऑर्गन्स भी हमारा सही होगा। मतलब उसमें प्रॉपर उसको क्या कहें, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है ब्लड के थ्रू, तो वो एक्टिव रहेगा, वो काम करेगा।
इससे हार्ट है, लंग्स है, ये सब सब भी एक ज़्यादा दूसरे से सारा जुड़े हुए हैं। जॉइंट्स जुड़े है, हुए जैसे हैं नी और हुआ ये या activity एल्बो हो हुआ जाती या है। स्पाइन हुआ, इस सब जगह पे अगर मूवमेंट होता रहता है, चाहे वॉक करके कीजिए या जो योग में हम लोग सूक्ष्म आसन कराते हैं पीएम वर्क, उसका मेन है कि जॉइंट्स की जगह पे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज नहीं रहता, और ब्लड को ऊपर हार्ट में लाने के लिए एक एक्टिविटीज़ भी बॉडी में होनी चाहिए, ताकि वो ब्लड आए और फिर वहाँ से वो सब प्यूरिफाई जगह- होके फिर बॉडी में जाए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाए। तो ये जो प्रोसेस करते उसके द्वारा जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट में जाके फिर प्यूरिफाई होता है लंग से, फिर वो सर्कुलेशन में आता है। तो इस ढंग से वो फ़ायदा करता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिलता है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ आसान योग आप बता दीजिए कुछ हमारे दर्शकों को, ताकि वो एक्सरसाइज के बाद उसको कर लें, जो आसानी से कर सकें। तो पहला उसमें हम लोग लेते हैं सबसे बेस्ट स्ट्रेचिंग प्रॉपर ताड़ासन। ताड़ासन ये हो गया कि दोनों लेग को ज्वाइन करके कुछ पोस्चर हम करके बता भी दें। हाँ, तो जैसे दोनों लेग को आप ज्वाइन कर लेते हो, यहाँ पे दिखेगा फिर, और दोनों हाथ की उंगली को एक दूसरे से क्रॉस करके ऊपर रख लेते हैं और इनहेल करते हैं, श्वास भरते हुए अपने हील को उठाते हैं और दोनों हाथ को खींचते हैं। तो हाथ की उंगली से लेके एड़ी तक शरीर के जितने जॉइंट्स हैं स्ट्रेच हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे रिलैक्स होते हुए वापस आते हैं। ये इसको कम से कम 7 बार करते हैं। और इसी में फिर साइड थोड़ा सा पैर फैलाकर ऊपर दोनों हाथ गया, फिर साइड श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब भी सामने झुकेंगे तो श्वास को बाहर फेंकेंगे, ऊपर आएंगे तो लेंगे, फिर साइड छोड़ेंगे तो रिलीज, सेंटर, इनहेल, फिर रिलैक्स। इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक ताड़ासन और एक कटी चक्रासन। ये चीज एक हाथ कंधे पे, एक कमर पे, मैक्सिमम कमर से ऊपर का ट्विस्ट करना, ये सबके लिए। ये 4 चीज अगर हम अपने दैनिक जीवन में अपनाए ना तो कभी अस्वस्थ नहीं हो सकते। और चौथा है सूर्य नमस्कार, टोटल उसमें आ जाते हैं। इसको हेल्थ कैप्सूल के नाम से किनको नहीं लेना सूर्य चाहिए नमस्कार, अच्छा, सब इस कोई ले एक्सरसाइज सकते हैं। में इसमें जिनको किसी को नहीं लेने के, हाँ सूर्य नमस्कार में जिनको बैकअप- हाई बीपी कुछ हो disease जो उनके है लिए वो चीज नहीं लेना नहीं चाहिए। ले और करना joints चाहिए problem सारे। हाँ, joints pain है तो नहीं ले, तो वो नहीं ले। और कुछ मार्गदर्शन में ही करे शुरू में, कम बिल्कुल, से कम एक बिल्कुल, सप्ताह ये 10 जरूरी है। दिन, बिना मतलब टीवी में सुन के और मोबाइल में देख के ये सब न करें। 10 दिन 15 दिन आप गाइडलाइन इसमें में कुछ करें। एडिशन करिए डॉक्टर साहब, इसमें और क्या एडिशन हो सकता है डाइट्स में, इनके साथ अभी जो बताया इन्होंने, खास करके हम लोग विंटर सीजन की बात करें तो डाइट्स में क्या एडिशन कर लें, ये सारी चीजें हैं। डाइट्स में देखिए डोंट्स बता दीजिए कम से कम कि ये नहीं लें कम से कम। देखिए जो लेने की बात है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि लेने के लिए प्रॉपर मात्रा में विटामिन सी का हम लोग का भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। इसके लिए एक दिन का हम लोगों को जो विटामिन सी का डाइट है वो 1 आंवला से मिल जाता है। अगर आंवला नहीं हो तो हम लोग 2 संतरे के द्वारा भी विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावे आजकल टमाटर प्रचुर मात्रा में मिलता है, अगर 3 से 4 टमाटर डेली लिया जाए तो इसमें भी विटामिन सी मिलता है। साथ ही साथ अभी गाजर है, बहुत मात्रा में मिलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैरोटीन है, विटामिन ए है। तो इन सब चीज़ों का भरपूर मात्रा में हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। सब्जियों का खास करके अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, झारखंड में हम जहाँ भी देखे हैं जो भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनको अच्छी तरह से धोकर ही प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर सिस्टी सार्कोसिस का बहुत सा रोगी मिलता है। इसलिए बहुत से लोग बंदा ये बिना कंप्लेन धोए- है कि शुगर का बिट डाल देते हैं वहाँ पर, इसकी वजह से ये ज़्यादा होता तो है। इसलिए हमेशा धो करके और इनका प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। कम से कम 2 छुहाड़ा अभी जाड़ों के दिनों में लेना अच्छा माना जाता है। ड्राई फ्रूट के रूप में अगर आप लेते हैं तो इस तरह से कम 1 चम्मच तिल अगर रात को प्रतिदिन खाएं जाड़े के दिनों में तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे बालों के लिए भी ठीक है, हमारे स्किन के लिए भी ठीक है। इनका भरपूर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। आप कुछ एडिशन करना चाहेंगे? नहीं, डॉक्टर सर जो बोल रहे हैं एकदम अप्रोप्रिएट बोल रहे हैं एकदम। उसमें खाली वही कि टाइमिंग होना चाहिए, जैसे अब एक चीज नहीं, आदित्य बोलना जी ने एक चाहिए। बताया अच्छा, सोने मैं के टाइम में, खाने और सोने के बीच में क्या गैप और क्या टाइमिंग का अभी इस कोरोना काल में बताना चाहूँगी, इस कोरोना काल में हल्दी का भी प्रयोग जो है वो आप रात को सोते समय दूध के साथ हल्दी का प्रयोग करें। सुबह उठे
तो नींबू का प्रयोग जरूर करें। हम्म। गर्म पानी के साथ थोड़ा सा हम्म। नींबू अवश्य लें। खाने का जहाँ तक सवाल है, जैसे जैसे एक चीज़ आप ध्यान देंगे, हम लोग नेचर में देखेंगे ना, तो शाम होते होते देखेंगे पक्षी पशु अपना आहार धीरे धीरे कम कर देते हैं, और डॉक्टर साहब उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और हमारा पाचन क्रिया धीरे धीरे स्लो हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि रात का खाना जितना अर्ली हो जितना कम हो। एक्चुअली हमारे और- सर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। अग्नि तत्व जो है, जो पाचन है, वो शाम के बाद थोड़ा धीमा होने सूर्योदय लगता है। सूर्यास्त के साथ बाद, जैसे हाँ। दोपहर का 12 बजे वो पीक रहता है, तो उसी समय लोग जो अच्छा डाइट लेना चाहिए, लंच और शाम के समय में हल्का लेना चाहिए, और सनसेट के बाद लेना ही नहीं चाहिए। योग में कहा गया कि जो बहुत सारे पाचन धर्म भी हमको लगता है योग में है, सो- जैन वो- धर्म- सभी जैन धर्म धर्म सभी मानते हैं। ऑलमोस्ट हाँ, आप हाँ, देखेंगे हाँ। कि शाम के बाद हमारा बंद समय कर चूंकि देते खत्म हैं। हो रहा है। अच्छा। योग को कसरत, योग को डाइट, इन सब चीज़ों से जोड़ करके हमने आपको यह बताने और समझाने की कोशिश की है कि हमारे जो विशेषज्ञ आए हुए हैं वो आपके लिए बता रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों का अगर अनुपालन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां आपके पास नहीं फटकेंगी, और बीमारी अगर हो भी गई तो बीमारी से निजात जल्दी मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।